बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो टॉपिक है इसके अंदर हम चंद जो एग्जांपल्स हैं रूल के अकॉर्डिंगली, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंगली हम उसको रूल के मुताबिक स्टडी करेंगे कि जहाँ पे जो विद होल्डिंग ऑफ इनकम टैक्स है वो हमारे ऊपर जो उसका रूल है वो अप्लाई नहीं होता। तो एक चीज़ हम समझ लें कि नॉर्मली जब हम कोई भी बिज़नेस करते हैं या किसी भी जगह पे जब हमने कुछ ट्रांजैक्शंस करनी है तो 3, 4 या 5 तरह की ऐसी ट्रांजैक्शन हैं जो कि तकरीबन मैक्सिमम हर बिज़नेस में यूज़ होती हैं। यानी कि कोई भी बिज़नेस है वो सैलरी भी पे करता है जो कि सेक्शन 149 है उसके अकॉर्डिंगली जो स्लैब रेट है उसके मुताबिक जब एम्प्लॉयर सैलरी पे करता है तो उस टैक्स डिडक्ट करता है। उसके बाद कोई भी बिज़नेस है तो ऑब्वियसली वेंडर्स को भी पेमेंट करते हैं वो। और मोस्टली जो बिज़नेस हैं उनके पास जो बिल्डिंग्स हैं उन्होंने रेंट पे भी ली होती हैं। तो ये जो 3 सेक्शन है ये तकरीबन 100% तकरीबन कहीं न कहीं हर बिज़नेस में यूज़ होते हैं, कहीं न कहीं हर सेटअप में इसकी इम्प्लीकेशंस अवेलेबल है। तो अब मसला ये है कि ये जो रूल्स हैं क्या उसको लॉ के मुताबिक कोई हमारे पास कोई इसकी कोई इस तरह की कोई कंडीशन अवेलेबल है कि जहाँ पे हम टैक्स को सेव कर सकें? ये मोस्टली वहाँ पे होता है कि जहाँ पे स्मॉल बिज़नेस है, छोटा बिज़नेस सेटअप है, तो उस केस में हम किस तरीके से जो टैक्स की इम्प्लीकेशन है उससे बच सकते हैं या इवन बड़ा सेटअप भी है तो किस तरीके से हम जो टैक्स की सेविंग है वो कर सकते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस होता ही है कि वेंडर के केस में भी वेंडर आपको ये कहता है कि जी मैंने आपसे ये पेमेंट लेनी है, नेट पेमेंट लेनी है, बाकी जितना भी टैक्सेस है वो आपने खुद जमा करवाना है। तो इस केस में ऑब्वियसली वो हमारे लिए कॉस्ट बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक वेंडर है उससे आपने एक इन्वाइस ली है तो वो आपको कहता है जी 1 लाख रुपया मैं आपसे नेट लूँगा। तो हमने अगर 4.5% डिडक्ट करना है तो हम क्या करेंगे इसके अंदर वो अमाउंट ऐड करेंगे तो वो ऑब्वियसली हमारे लिए कॉस्ट बन जाएगी। तो इस वजह से अभी हम स्टडी करने लगे हैं कि वो कौन सी चंद एग्जांपल्स हैं कि जिस केस में लॉ के मुताबिक हमारे ऊपर जो विदहोल्डिंग का जो रूल्स हैं वो अप्लाई नहीं होते। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि सैलरी। अब सैलरी के केस में जो टैक्स ईयर 2022 और 3 के अंदर जो स्लैब अवेलेबल है वो 6 लाख से कम अगर आप या इससे 6 लाख तक या इससे कम सैलरी दे रहे हैं तो उसके ऊपर कोई टैक्स अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ ये तो भी क्लियर हो गया कि जी अगर 50,000 तक हम मंथली सैलरी दे रहे हैं तो इसके ऊपर हमारा हमने कोई जो टैक्स है डिडक्ट नहीं करना। तो ये तो चीज़ आप सबको मोस्टली क्लियर है, लेकिन क्योंकि रिकैप के लिए हमने ये डिस्कस किया क्योंकि ये भी एक तरह की एग्जांपल है जिस केस में लॉ के मुताबिक हमने टैक्स डिडक्ट नहीं करना। फिर आता है विदहोल्डिंग एजेंट। अब विदहोल्डिंग एजेंट में ये यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं 153 की कि अगर कोई भी ऐसा बिजनेस है जिसकी जो सेल्स है वो 100 मिलियन से ऊपर नहीं है, प्रोसीडिंग 3 ईयर्स में 100 मिलियन से ऊपर नहीं है, किसी एक साल में भी ऊपर नहीं गया वो, तो वो बाय डिफॉल्ट विद होल्डिंग एजेंट नहीं है। मतलब आपकी पिछले 2 सालों में भी सेल 100 मिलियन से कम है, इस साल भी कम है, और यानी कि प्रोसीडिंग 3 ईयर्स में जो आपकी सेल है वो 100 मिलियन से कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप वेंडर्स को अपनी पेमेंट करेंगे तो आपने सेक्शन 153 के मुताबिक जो रूल है वो अप्लाई नहीं करना, क्योंकि आप बाय डिफॉल्ट आप विद होल्डिंग एजेंट नहीं है। और ये सेक्शन कौन सा है? 153 में इसकी जो डेफिनेशन है वो अवेलेबल है कि कहाँ पे हमने जो आप विद होल्डिंग एजेंट है और कहाँ पे आप विद होल्डिंग एजेंट नहीं है। अच्छा, ये जो रूल है ये अदर देन कंपनी के लिए अप्लाई होगा, यानी कि एओपी और इंडिविजुअल्स के लिए। लेकिन अगर आप एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड हैं तो फिर आपके लिए कोई लिमिट नहीं है। चाहे आप 1 लाख की पेमेंट कर रहे हैं या 100 मिलियन की पेमेंट कर रहे हैं या 10 मिलियन की कर रहे हैं, आपने जो टैक्स एप्लीकेबल रूल्स के मुताबिक चार्ज करना है और डिडक्ट करना है। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो लिमिट है किसके लिए अवेलेबल है? अदर देन कंपनी, यानी कि एओपी और बिजनेस इंडिविजुअल्स के लिए। अब उसके बाद अगली क्या चीज़ है कि इवन आप विद होल्डिंग एजेंट बन गए हैं, लेकिन अगर आप पूरे साल में एक सिंगल वेंडर को 75,000 तक या इससे कम की पेमेंट कर रहे हैं तो फिर भी आपके लिए रूल अप्लाई नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अच्छा ये जो रूल है ये एओपी और कंपनी दोनों के लिए अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल आपने एक इनवाइस ली, लेट्स से 50,000 की, और ये मिस्टर ए से आपने इनवाइस ली है, तो अब आप चूंकि 75,000 से कम है तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कोई भी होल्डिंग नहीं करेंगे। लेकिन कुछ टाइम के बाद 6 माह बाद दोबारा आपके पास एक इनवाइस आ गई इसी मिस्टर ए की, तो ये अमाउंट बन गई अब 50,000 की, फिर आ गई इनवाइस। तो एग्रीगेटिव जो अमाउंट है, कम्युलेटिव जो अमाउंट बनेगी सिंगल वेंडर की, वो बन जाएगी 50,000 पहले और 50,000 ये है, तो जो बनेगी 1 लाख। अब आपने इस सारी अमाउंट के ऊपर, यानी कि ये जो अमाउंट होगी चूंकि ये 75,000 से ऊपर निकल गई है, तो अब पिछली अमाउंट के ऊपर भी और इस अमाउंट के ऊपर भी विद होल्डिंग टैक्स चार्ज होगा। यानी कि इस अमाउंट के ऊपर आप क्या करेंगे, पिछली अमाउंट प्लस इस अमाउंट का जो 1 लाख के ऊपर जितना टैक्स बनता है वो चार्ज करेंगे और रिमेनिंग अमाउंट उनको पे कर देंगे। मतलब ये है कि जो पुरानी एग्जम्पशंस है जो अवेलेबल थी वो भी अब क्या होगी, टैक्सीबल फॉर्म में आ जाएगी, उसके ऊपर भी हम होल्डिंग टैक्स डिडक्ट करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे इनवाइस होती 20,000 की और उसके बाद साल भी खत्म हो गया है तो 70,000 टोटल बनता है,
70,000 टोटल बनेगा तो इसके ऊपर जो टैक्स है वो विदहल्ड नहीं होगा, क्योंकि ये 75,000 तक या इससे कम है। अब ये तो थी सप्लाई के केस में। अब सर्विसेज भी अवेलेबल हैं, आप सर्विस लेते हैं, जैसे किसी आपने अपनी ऑफिस के अंदर या बिल्डिंग में या किसी भी वेयर हाउस में, शॉप में आपने पेंट की सर्विसेज ली हैं, कोई इंस्टॉलेशन सर्विसेज ली हैं, कोई भी सर्विस ली है, तो उस केस में 30,000 की लिमिट है। रूल सेम ये अप्लाई होगा कि साल के अंदर क्यूमुलेटेड जो इनवाइस है वो 30,000 तक या इससे कम है तो आपने टैक्स विदहल्ड नहीं करना, ये सर्विस के केस में। पांचवी जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये पहले भी हम रेंट के लेक्चर में देख चुके हैं, और जो स्टूडेंट प्रॉपर क्लासेस लेते हैं बड़ी डिटेल में हमने सेक्शन 155 में मल्टीपल एग्जांपल्स भी स्टडी की। अब इस केस में ये आता है कि अगर एओपी और इंडिविजुअल 1.5 मिलियन से कम रेंट की पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि एओपी इंडिविजुअल है, उन्होंने अपने बिजनेस के लिए कोई शॉप ली होगी, वेयर हाउस लिया होगी, यानी कोई भी अगर आपने चीज़ ली है और आपका जो एनुअल रेंट है वो 1.5 मिलियन से कम है, तो फिर आपने टैक्स विदहल्ड नहीं करना अंडर सेक्शन 155। ये फिर हमारे ऊपर रूल अप्लाई नहीं होगा। अब इस केस में ये भी पॉसिबल है कि एक आपने शॉप ली है और उसका जो एनुअल रेंट है वो है लेट्स से 6 लाख, और एक आपके पास वेयर हाउस है और उसका जो रेंट है उसका हम ये कहते हैं जी रेंट है 4 लाख, और एक आपके पास ऑफिस है अपना जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, उसका रेंट भी कितना है, लेट्स से उसका रेंट हम एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे हम कर लेते हैं 6 लाख कर लेते हैं, ठीक है। तो टोटल जो अमाउंट बन गई वो कितनी बन गई, 16 लाख, ठीक है। अब आपने ये रूल इंडिविजुअल अप्लाई नहीं करना कि जी ये भी 15 लाख से कम है, ये भी कम है, ये कम है, तो मैंने टैक्स विदहल्ड नहीं करना, ऐसा नहीं है। वो क्यों ऐसा नहीं है, क्योंकि वो टोटल रेंट की बात कर रहा है। क्योंकि जब हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो हम क्या करेंगे, सेल लिखेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे जनाब कॉस्ट ऑफ सेल, गुड सोल्ड, और फिर हम लिखेंगे जीपी, और यहाँ पे एक्सपेंसेस के अंदर हम एक है हमारे पास हेड आ रहा होगा रेंट का, तो उसमें जो क्यूमुलेटेड अमाउंट हम लिखेंगे पूरे बिजनेस की वो कितनी लिखेंगे, 1.6 मिलियन यानी कि 16 लाख। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने जो लिमिट है 15 लाख की क्रॉस कर ली है, तो लिहाजा अब सारी बिल्डिंग्स के ऊपर हमने क्या करना है, जो टैक्स है वो हमारा अप्लाई होगा, इंडिविजुअल नहीं है ये अमाउंट, ये भी क्यूमुलेटेड अमाउंट है। तो ये 5 तरह की कुछ कंडीशंस थी जो मोस्टली आप सबको पता है, क्योंकि हम डिफरेंट लेक्चर्स में देख चुके हैं और आप ऑलरेडी इस चीज़ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन ये वो वाली चीज़ें हैं कि कोई भी स्मॉल रिटेलर है, बिजनेसमैन है, या आप टैक्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं या आपकी नई जॉब है, तो आपको ये चंद चीज़ों का पता होना चाहिए ताकि आप रूल में रहते हुए कुछ चीज़ों के ऊपर जो इनकम टैक्स है वो सेव कर सकें। आप अगर इसके अलावा कोई एग्जाम्पशन आपके पास अवेलेबल है तो आप ओपनली डिस्कस करें कमेंट्स बॉक्स में, ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप मेंशन कीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि सबको रिप्लाई करूँ। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।